हो गया सर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल साइंस बाय अमित पे। साथियों, अपन लोगों ने यहाँ पे अपने इस प्लेटफॉर्म पे 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। आज अपन लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो आपके लिए यानी कि रीट प्रतियोगियों के लिए और जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने वाले हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, आप सभी साथी लोग जुड़े ताकि अपन लोग अपने इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है साथियों, तो आज का जो अपना चैप्टर रहने वाला है और चैप्टर का जो नाम है वो है प्यारे साथियों कार्बन एवं उसके यौगिक, यानी कि कार्बन और उसके यौगिकों के बारे में अपन लोग पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिएगा ये जो कक्षा है यानी कि ये कार्बन से जो है ना वो लगभग सारी भर्तियों में क्वेश्चन आते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने आप में। केमिस्ट्री का जो बिगेस्ट पार्ट है, जो सबसे बड़ा पार्ट है, वो कार्बन का ही है और इतना इंपॉर्टेंट है कि हर एग्जाम में आपको इससे क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो अपन लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिएगा साथियों क्या होता है। शुरुआत में लोग ये कहते थे कि कार्बन जो है वो अपने शरीर में ही पाया जाता है, यानी कि मानव का जो शरीर है, मानव की जो बॉडी है, उसी के अंदर कार्बन का निर्माण होता है। लेकिन फिर कुछ एक वैज्ञानिक आए, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं साहब, बाहर भी कर लेंगे हम लोग। तो लोगों ने कहा कि भाई कहाँ कर रहे हो निर्माण, ये बताओ तो सही भाई, आप बाहर अगर बना पा रहे हो तो कहाँ बना पा रहे हो। तो लोगों ने देखा कि यार बना के दिखाएंगे आपको। तो फिर एक वैज्ञानिक महोदय आते हैं, कौन, वॉलर नामक वैज्ञानिक महोदय आते हैं। कौन आते हैं, कब आते हैं, लगभग 1827 के आसपास आते हैं। और उन्होंने आकर के कार्बन का प्रथम कृत्रिम यौगिक, क्या, प्रथम कृत्रिम यौगिक, कार्बन के प्रथम कृत्रिम यौगिक का निर्माण कर दिया। और उस यौगिक का नाम था प्यारे साथियों क्या, यूरिया, जो आपने बहुत बार पढ़ा भी है। पिछली जो फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी थी उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रथम कार्बनिक यानी कि प्रथम कृत्रिम कार्बनिक यौगिक कौन सा है। प्रथम कृत्रिम कार्बनिक यौगिक, यहां पे आप कार्बनिक नाम और ऐड कर लेना। प्रथम कृत्रिम कार्बनिक और यौगिक कौन सा है, तो आप देखेंगे कि जो प्रथम कृत्रिम कार्बनिक यौगिक है अपना, वो क्या रहेगा प्यारे साथियों, यूरिया रहेगा। ठीक है, अब देखो इतनी बात हो गई। अब आते हैं अपने कार्बन पे। ये तो छोटी सी बात है, मतलब देखो इस जहां पे हम कार्बन की शुरुआत कर रहे हैं वहीं से इसके बारे में इससे क्वेश्चन आने स्टार्ट हो गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक जो अपना टॉपिक है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है प्यारे साथियों, अब देखो कार्बन के बारे में थोड़ी चर्चाएं करते हैं। इसके बारे में, यूरिया के बारे में आगे हम और पढ़ेंगे। जब हम इसका यौगिक वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे तब पढ़ेंगे ये कैसे बनता है, इसमें नाइट्रोजन कितना पाया जाता है, कहां कहां काम आता है, इसके बारे में आगे हम और पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब देखो क्या होता है। सबसे पहले इसके बारे में जो चीज हम पढ़ते हैं, सबसे छोटी चीज जो पढ़ते हैं वो होता है इसका परमाणु क्रमांक। क्या होता है प्यारे साथियों, परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक क्या होता है, आप विज्ञान पढ़ने वाले होनहार छात्र हैं, परमाणु क्रमांक के बारे में बड़े अच्छे से जानते हैं कि क्या होता है कि प्रकृति के अंदर बहुत सारे तत्व मौजूद हैं और उन मौजूद तत्वों को एक जगह सारणीबद्ध करने के लिए एक सारणी तैयार की गई है। और वो जो सारणी है आपकी आवर्त सारणी के नाम से जानी जाती है। 2-3 प्रकार की आवर्त सारणियां हैं, कोई द्रव्यमान संख्या पे आधारित है तो कोई परमाणु क्रमांक पे आधारित है। तो वो जो अपनी आवर्त सारणियां हैं उनके अंदर कार्बन का कौन सा स्थान आता है। तो जो अपनी आधुनिक आवर्त सारणी है, जो अपने हेनरी मोजले ने जो लिखी है, उस आवर्त सारणी में कार्बन का जो परमाणु क्रमांक है वो 6 नंबर पे आता है। यानी कि आप जब रोल नंबर बोलना स्टार्ट करेंगे, जब आप अटेंडेंस लेना स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले जो बोलेंगे वो हाइड्रोजन महोदय बोलेंगे और 6 नंबर पे किसकी बारी आएगी, आपकी कार्बन की बारी आती है। तो कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है प्यारे साथियों, 6 होता है। परमाणु क्रमांक हम डिसाइड किससे करते हैं, तो परमाणु क्रमांक डिसाइड हम करते हैं उस परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या से। किसकी संख्या से डिसाइड करेंगे ये चीजें हम, तो हम प्रोटॉन की संख्या से डिसाइड करेंगे
कि कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है। अगर मैं आपको ये बोल दूं कि एक परमाणु में प्रोटॉन की संख्या 6 है या 5 है, 4 है, जो भी है, तो आप क्या करेंगे, आप ये करेंगे कि अगर प्रोटॉन की संख्या कितनी है, प्रोटॉन की संख्या मैंने आपको बता दी कितनी है कि 6 है, तो आप बता सकते हैं कि इसका परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो परमाणु क्रमांक 6 होगा, ये बात हमें पता चल गई। अब हमें एक बात और पता चल गई कि कहीं पर भी अगर हमें प्रोटॉन की संख्या के बारे में पता है तो वहां हम परमाणु क्रमांक को आसानी से बता सकते हैं। इतनी बात अपने को पता चल चुकी है। ठीक है, अब देखो आगे, इसी के आधार पर आगे चलो एक नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। देखो इसी के आधार पर एक चीज और है, द्रव्यमान संख्या। ये बेसिक बातें हैं कार्बन के बारे में, और ये कुछ टर्म्स हैं जैसे द्रव्यमान संख्या क्या होती है, उसके प्रतीक चिन्ह क्या होते हैं, तो जगह जगह अपने काम आने वाले हैं। तो अगर आज हम जो अपनी पहली क्लास है कार्बन की, तो इसी में इनके बारे में पढ़ेंगे हम, ताकि आगे आपके प्रॉब्लम ना हो। तो ये जो टर्म्स हैं, जो भी नाम हम यहाँ पे लिख रहे हैं, उनके बारे में हमें पता तो होना चाहिए ना कि भाई यहाँ पे द्रव्यमान संख्या नाम हमने लिखा है तो ये क्या है, ये क्या बीमारी है, हमें पता तो होना चाहिए ना। देखो द्रव्यमान संख्या जो होती है वो होती है किसी भी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या। किस किस की संख्या, आपको प्रोटॉन की संख्या दी हुई होती है और उसके साथ यदि आपको न्यूट्रॉन की संख्या भी दे दी जाए और दोनों का योग कर दिया जाए, तो वहां पर कौन सी संख्या बन जाती है, आपकी द्रव्यमान संख्या बन जाती है। क्या बन जाती है प्यारे साथियों, द्रव्यमान संख्या बन जाती है। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, क्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनको संयुक्त रूप से हम क्या बोलते हैं प्यारे साथियों, इनको बोलते हैं नाभिक। क्या बोलते हैं, नाभिक बोलते हैं। पिछली राजस्थान पुलिस के पेपर के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है कि नाभिक में कौन कौन से परमाणु पाए जाते हैं। क्वेश्चन ऐसे था कि नाभिक में कौन सा परमाणु नहीं पाया, कौन सा इनमें से निम्न में से कौन सा एक नहीं पाया जाता। तो कण पूछा था, प्रोटॉन पाए जाते हैं, न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, तो नाभिक के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। इस टाइप से कोई क्वेश्चन था। हालांकि परमाणु का जो अपना आगे चैप्टर पूरा आएगा, परमाणु और उसके अंग जितने पार्ट हैं, प्रोटॉन क्या है, न्यूट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है, उनके ऊपर कितना कितना चार्ज होता है, वो सारी जो बातें हैं, वो सारी चीजें हम यहाँ पे करेंगे। माया सैनी जी वेरी गुड इवनिंग, देवीलाल शर्मा नाइस डियर मी, थैंक यू। देखो द्रव्यमान संख्या, ठीक है, ये बातें हो गई अपनी। अब देखो इससे आगे चलते हैं। तो द्रव्यमान संख्या कार्बन की कितनी होती है, तो कार्बन की द्रव्यमान संख्या होती है प्यारे साथियों 12। कितनी होती है, 12 होती है। अब देखो प्यारे साथियों, अगर द्रव्यमान संख्या 12 है, यहां से एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज निकल के आने वाली है कि जो द्रव्यमान संख्या अपनी होती है वो क्या होती है। द्रव्यमान संख्या के अंदर पाए जाएंगे प्यारे साथियों प्रोटॉन पाए जाएंगे, और क्या पाए जाएंगे, न्यूट्रॉन पाए जाएंगे। तो अगर आपको द्रव्यमान संख्या के बारे में पता है तो आप प्रोटॉन बता सकते हैं, न्यूट्रॉन बता सकते हैं, और अगर आपको प्रोटॉन के बारे में पता है तो आप उस पदार्थ के अंदर इलेक्ट्रॉन भी बता सकते हैं। यानी कि यहां से 3-4 चीजें निकल के आती हैं, प्रोटॉन निकल के आएंगे, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, तीनों चीजें यहां से निकल के आती हैं। ठीक है, अब देखो प्रोटॉन कितने, तो मैंने बता दिया कि प्रोटॉन, अपन लोग कार्बन के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो यहां पे हम कार्बन के प्रोटॉन लिख देंगे कितने होते हैं। तो कार्बन के का आपको परमाणु क्रमांक पता है कि कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन और कार्बन, कार्बन कितने पे आएगा, 6 पे आएगा। कार्बन जितने पे आएगा उतने ही क्या हो जाएंगे, उसके अंदर प्रोटॉन हो जाएंगे। तो प्रोटॉन कितने हो जाएंगे प्यारे साथियों, 6 हो जाएंगे। जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन भी कितने हो जाएंगे प्यारे साथियों, 6 हो जाएंगे। यानी कि इसकी संख्या और इसकी संख्या हमेशा क्या रहती है प्यारे साथियों, इक्वल रहती है। क्या रहती है, इक्वल रहती है। डीके एजुकेशन बाय दिनेश कसवा सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अनु कुमारी जी वेलकम। देखिए प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। अब देखो प्यारे साथियों न्यूट्रॉन निकाल के देखते हैं कि न्यूट्रॉन कितने आएंगे। देखना, अगर आपको द्रव्यमान संख्या के बारे में पता है तो द्रव्यमान संख्या के बारे में यदि पता है तो आप क्या निकाल सकते हैं, न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं। कैसे कि न्यूट्रॉन लिखेंगे और एटॉमिक नंबर आपके पास कितना है, जो भी एटॉमिक मास उसका है वो, और उसके अंदर से आप क्या करेंगे, परमाणु क्रमांक घटा देंगे। या फिर आप इतना याद रखें कि ये जो 12 है इसमें से आप ये क्या घटा देंगे, 6 घटा देंगे, तो क्या आ जाएगा आपके पास, न्यूट्रॉन आ जाएगा। अब देखना क्या है कि ये जो न्यूट्रॉन है ना, इसकी संख्या चेंज हो सकती है। आप न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं, आप न्यूट्रॉन इस पदार्थ के अंदर डाल सकते हैं। यानी कि ये जो चीजें हैं ना, ये क्या हो सकती है, ये चेंज हो सकता है।
न्यूट्रॉन क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। कहां काम आएगा, आगे जब हम समस्थानिक बनाएंगे वहां पे काम आएगा कि 2 न्यूट्रॉन फालतू हैं, 2 न्यूट्रॉन कम है, इस टाइप से आगे काम आ रहा होगा, जहां पे हम समस्थानिकों के बारे में पढ़ेंगे। तो आपने क्या पढ़ा, आपने ये पढ़ा कि द्रव्यमान संख्या होती है कार्बन की 12। द्रव्यमान संख्या क्या होती है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग होती है। क्या होती है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग होती है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को संयुक्त रूप से क्या बोलते हैं, नाभिक बोलते हैं। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इनको संयुक्त रूप से एक नाम और भी देते हैं, न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं इन्हें, न्यूक्लियॉन्स। इंपॉर्टेंट नाम है न्यूक्लियॉन्स, यानी कि न्यूक्लियॉन्स में भी क्या होंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे। तो नाभिक भी इनको बोलते हैं। इनके यदि नंबर काउंट करके यदि आपको दे रखे हैं तो उनको बोल देंगे द्रव्यमान संख्या। और न्यूक्लियॉन्स यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को संयुक्त रूप से क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियॉन्स बोल देते हैं। ये नाम किसने दिया था, तो ये नाम दिया था प्यारे साथियों हेनरी मोजले ने। तो थोड़ा सा याद रख लेना, ठीक है, कई बार क्या पता कि कोई नया क्वेश्चन पूछ भी दे, ठीक है। तो ये छोटा सा इसके बारे में था। अब देखो आगे चलते हैं। अब किस किस के आधार पे, मैंने आपको 2 चीजें बता दी हैं। आपको मैंने बता दिया परमाणु क्रमांक, कितना होता है, 6 होता है। आपको मैंने बता दी द्रव्यमान संख्या। चीजें तो छोटी छोटी हैं लेकिन हमको समझने में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। द्रव्यमान संख्या कितनी होती है, 12 होती है। अब इन दोनों के आधार पे कार्बन का एक प्रतीक चिन्ह बनता है। वो प्रतीक चिन्ह क्या बनता है, तो आप लिखेंगे 6, सी बीच में और 12। तो ये 6 क्या है, तो आप बता सकते हैं परमाणु क्रमांक है। ये सी इसका सिंबल है और ये 12 क्या है, इसका क्या है, द्रव्यमान संख्या है। या फिर कई बार सीधा ही सी लिखा हुआ आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये इसके बारे में थोड़ी सी बेसिक बातें हैं। अब अपने पास इतनी सारी चीजें आ गई। इतने सारी चीजों के बाद एक चीज आती है आपके पास, बंद कोण। जब हम कार्बन की संरचना का अध्ययन करते हैं, किसका अध्ययन करते हैं, कार्बन की संरचना का जब हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो क्या होता है प्यारे साथियों, देखो जब हम कार्बन की संरचना का अध्ययन करते हैं तो इस टाइप से इसकी संरचना लिखी हुई आपको मिलती है। देखो किस टाइप से मिलती है, इस टाइप से। ये 3D संरचना होती है। 2D में तो हम इसे बना के सिर्फ और सिर्फ समझ रहे हैं, बाकी आपको भी पता है कि मान लो मैं ये बोलता हूं कि यहां पे कार्बन है, तो एक परमाणु इसका यहां जुड़ेगा, एक बंद इधर, एक बंद पीछे की ओर और एक बंद ऊपर की ओर। यानी कहने का मतलब ये है कि इन बंधों के बीच में अभी ये जो है, ये हो, ये चाहे ये हो, ये हो चाहे ये हो, चारों इक्वल रहते हैं। इसका जो बंद कोण होता है, इसका मान कितना होता है, तो 109 डिग्री 28 मिनट होता है। तो कई बार डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इसके बंद कोण का मान कितना होता है, तो आप बताएंगे कितना होता है, तो आप बता पाएंगे कितना होता है कि 109 डिग्री 28 मिनट का रहता है, ठीक है। अब देखो बंद कोण देख लिया आपने, तो आप इतना याद रखेंगे कार्बन का बंद कोण कितना होता है, डायरेक्ट याद रखें 109 डिग्री 28 मिनट होता है। 3D संरचना होती है इसकी। अब देखो संयोजकता कितनी होती है, तो संयोजकता भी आप देख पा रहे हैं, संयोजकता का पता चल रहा है ना आपको, कहां से पता चल रहा है, इस संरचना से पता चल रहा है कि 1 2 3 और 4। तो कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, छोटी छोटी बातें हैं, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। यानी कि कार्बन अपने अलावा 4 अन्य परमाणुओं के साथ क्या कर सकता है, संयोग कर सकता है। अब वो उसकी मर्जी है कि वो 2 के साथ संयोग करे, वो 3 के साथ करे, वो 1 के साथ करे, वो करे ही नहीं। लेकिन मैक्सिमम जो है वो 4 के साथ संयोग कर सकता है। एक कार्बन 4 अन्य परमाणुओं के साथ संयोग कर सकता है मैक्सिमम, तो 4 से फालतू वो नहीं करेगा, ठीक है। तो ये हो गया इसका बंद कोण। इसके बाद एक चीज आती है, बहुत ही अच्छी चीज है जिसे आपको समझना है। क्या आती है, देखो एक आता है इसका समस्थानिक। समस्थानिक आपने नाम सुना होगा, अंग्रेजी में इसे आइसोटोप बोलते हैं। तो अंग्रेजी मीडियम वालों के लिए आइसोटोप, ठीक है। अपने लिए ये समस्थानिक है। कई बार क्या है कि एग्जाम में डायरेक्ट भी दे देता है, आजकल आइसोटोप दे देता है, तो कौन मुंह पकड़े भी उनका, है ना। तो अपने आइसोटोप भी देख लो कि आइसोटोप भी इसी का नाम होता है। होता क्या है आइसोटोप, ये बताऊं मैं आपको कि आइसोटोप होता क्या है। तो एक अगर आपको मैं उदाहरण देके समझाऊं
तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। देखना कैसे, हम अभी अभी हमने 6C12 लिखा 6C12 भाई, अभी हम 6C12 पीछे लिखे आ रहे हैं, और एक हम पढ़ते हैं 6C14। अब आप बोलोगे यार सर क्या बीमारी है, इधर आप 14 लिख रहे हो, इधर आप 12 लिख रहे हो। देखो बीमारी कुछ नहीं है, ये समस्थानिक है। क्या है ये? समस्थानिक है। अब देखना इन दोनों में आप थोड़ा डिफरेंस करके देखो क्या क्या है। तो डिफरेंस के लिए वही मैं आपसे पूछूंगा कि आप बताइए मुझे इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने, इसके अंदर प्रोटॉन कितने, और इसके अंदर न्यूट्रॉन कितने। आप मुझे इसमें भी बताएंगे कि इसमें इलेक्ट्रॉन कितने, भाई इसमें प्रोटॉन कितने, और इसमें न्यूट्रॉन कितने। अब आप मुझे इन तीनों के बारे में बताएंगे। बताओ भाई इस 6C12 में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, बताओ देखें कितने होते हैं। देखो जितना परमाणु क्रमांक उतने ही क्या हो जाएंगे भाई, जितना परमाणु क्रमांक उतने क्या हो जाएंगे, प्रोटॉन हो जाएंगे, तो 6 उतने ही कितने हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और उतने ही क्या हो जाएंगे आपके, ये 12 में से 6 घटा दो तो ये 6 भी क्या हो जाएंगे, न्यूट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं इधर, तो 6C14, तो 6C14 है, तो प्रोटॉन कितने, तो यहां पे 6 लिखा हुआ है, तो 6 तो क्या हो जाएंगे, प्रोटॉन हो जाएंगे, जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो 6 ही इलेक्ट्रॉन। बीमारी आपकी न्यूट्रॉन वाली है, तो आप क्या करेंगे, द्रव्यमान संख्या में से परमाणु क्रमांक घटा देंगे, यानी कि 14 में से 6 आप जब कम करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब देखो दोनों में डिफरेंस कहां से पैदा हुआ है, दोनों में डिफरेंस यहां से आई, ये तो 6 है और ये क्या है, 8 है। तो जब क्या हो, जब परमाणु क्रमांक तो क्या रहे, सेम रहे, जब परमाणु क्रमांक क्या रहे, सेम रहे, और उसके बाद यदि ये द्रव्यमान संख्या जो है, ये जो द्रव्यमान संख्या है सिर्फ और सिर्फ ये बदल जाए, ये तो क्या हो जाए, चेंज हो जाए, और ये क्या रहे साथियों, नो चेंज रहे। ठीक है, ये क्या रहे, नो चेंज रहे, तब क्या होता है प्यारे साथियों, समस्थानिक का निर्माण होता है। तब किसका निर्माण होता है, समस्थानिकों का निर्माण होता है। अब ये तो हो गई समस्थानिकों की बातें। अब ये काम कहां पे आता है, एक इसका खोजकर्ता भी देख लो आप इसके साथ साथ, तो इसका खोजकर्ता है रदरफोर्ड सोडी, आपको पता भी है रदरफोर्ड सोडी नामक वैज्ञानिक ने इसकी क्या करी थी, खोज करी थी। ठीक है, ये छोटी सी बेसिक बात है इसकी। अब देखो काम कहां पे आता है, एक चीज हम सुनते हैं, एक विधि का नाम हम देखते हैं कार्बन डेटिंग और विधि। क्या देखते हैं हम, एक विधि का नाम पढ़ते हैं कार्बन डेटिंग विधि, एक मेथड है। और मेथड किसका है, तो वो मेथड है साथियों पुरानी जितनी चीजें हैं जो अपने पास घरों के अंदर मान लो सामान पड़ा है, अब वो सामान किस रूप में हो सकता है वो तो हम यहां पे बात करेंगे, लेकिन पुरानी चीजों की आयु ज्ञात करने के लिए, पुरानी चीजों की आयु ज्ञात करने के लिए कार्बन के माध्यम से एक विधि बनाई गई है, और उस विधि का क्या नाम है प्यारे साथियों, कार्बन डेटिंग विधि। और ये कार्बन डेटिंग विधि जो है वो काम कहां पे आती है, तो काम आएगी ये प्राचीन जीवाश्म। कहां काम आएगी, प्राचीन जीवाश्म। प्राचीन जीवाश्मों की यदि आपको आयु ज्ञात करनी है तो ये चीज काम आती है। हालांकि इसके ऊपर पीछे भी अपने चैनल के ऊपर एक वीडियो पड़ा है, आप देख सकते हैं, लेकिन चूंकि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे एक अपना टॉपिक कवर कर रहे हैं, तो टॉपिक के बीच में ये आ रहा है तो यहाँ पे भी हमको इसको कवर करना पड़ेगा। देखो कार्बन डेटिंग विधि, कार्बन डेटिंग विधि के बारे में पढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या है प्यारे साथियों, जीवाश्म है। हम समस्थानिकों की चर्चा कर रहे थे, अब वो जो समस्थानिक मैं यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है ना, कौन सा समस्थानिक लिखूंगा मैं यहाँ पे, वो जो आपका 6C14 था, उसको समझना चाहते हैं तो उसको समझना चाहते हैं तो इस विधि को हमें क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। देखो प्राचीन जीवाश्म, जीव का अंश, जीवाश्म का मतलब होता है प्यारे साथियों जीव का अंश। बहुत ही ध्यान से समझना इस जीव के अंश को, अगर ये जीव का अंश समझ में आ गया तो मान लेना कि आपका एक क्वेश्चन जो है वो राइट हो जाएगा। सुनीता मीना जी गुड इवनिंग सर, वेरी गुड इवनिंग। देखो जीव का अंश होना जरूरी है। जीवाश्म का मतलब क्या होता है, जीव का अंश। यदि आपके पास एक ऐसा सामान है या फिर ऐसा कोई पदार्थ आपके पास रखा है जो कभी या तो वो आज यानी कि वर्तमान में जीव का अंश है, या वो प्राचीन समय में किसी न किसी जीव का अंश रहा था, अगर ऐसा है तो आप इस विधि से
उस पदार्थ की आयु को ज्ञात कर सकते हैं। अगर वो जीव का अंश नहीं है तो इस विधि से आप ज्ञात नहीं कर पाएंगे। अब जीवाश्म का मतलब मैं ये कह दूं कि मैं यहां पे कुछ उदाहरण लिख रहा हूं तो आप बताने का प्रयास करें कि वो जीव का अंश है या नहीं है। देखो, अगर मैं लिख दूं नाखून, नाखून समझते हो, ये उंगलियों के ऊपर जो होते हैं नाखून, समझते हो इतना तो, ये नाखून है। तो नाखून जो होते हैं क्या वो जीव का अंश है? आप बोलेंगे सर हाँ, कुछ लोगों को तो प्यारे ही बहुत होते हैं, ये अपना इस वो जो इस उंगली का जो नाखून है ना वो इतना बड़ा रखते हैं, पता नहीं क्यों रखते हैं, लेकिन वो रखते हैं। ठीक है, तो वो जी जीव का अंश है भाई, अपने आप को बहुत प्यारा होता है वो, तभी तो रखते हैं, तो वो हमारा अंश है भैया, हम तो रखेंगे तो रखेंगे, ऐसा बोलते हैं ना, तो इसका मतलब वो क्या है, जीव का अंश है। दूसरी चीज मैं लिख देता हूं यहां पे, जैसे मैंने लिख दिया गोबर। ठीक है, अब गाय भैंस का अंश तो कभी ना कभी तो रहा है वो भाई, वर्तमान में अगर वो बाहर है तो, लेकिन वो कभी ना कभी तो पेट के अंदर था, इसका मतलब वो भी क्या है, जीवाश्म है, वो उस जीव से होकर के आया है। एक पदार्थ और लिख देता हूं मैं यहां पे, लकड़ी। तो क्या ये जीव का अंश है? तो आप बताएंगे कि सर हाँ बिल्कुल है, क्योंकि ये पेड़ था, पेड़ कभी जीव हुआ करता था, और आज ये लकड़ी अगर बन गया है तो वो भी क्या है, जीव है। क्योंकि हम बोलते हैं ना कि पेड़ क्या होते हैं, सजीव होते हैं, बोलते क्या है, होते ही हैं, तो सजीव होते हैं, लकड़ी बन गई तो भी क्या है वो भी प्राचीन समय में जीव का अंश तो थी। आगे चलते हैं, जैसे शहद, शहद के बारे में बताइए, क्या ये जीव का अंश है या नहीं है, बताने का प्रयास करें। कानाराम छिंपा जी, शानदार सेशन अमित जी, थैंक यू कानाराम जी। शहद क्या है, जीव का अंश है या नहीं, आप बताइए। तो शहद क्या होता है साथियों, मधुमक्खी जो होती है, मधुमक्खी फूलों का क्या करती है, मकरंद एकत्रित करती है, और फूलों का मकरंद एकत्रित करके क्या बनाती है, शहद बनाती है। और शहद जो होता है वो मधुमक्खी का एक अपशिष्ट पदार्थ होता है, जैसे आप लोग बड़े ही चाव से खाते हैं, तो क्योंकि वो मीठा लगता है अपने आप को, तो हम लोग उसको बड़े चाव से खाते हैं कि यार वास्तव में बड़ा मीठा शहद बना है, तो वो क्या होता है, मधुमक्खी का अपशिष्ट पदार्थ होता है। ठीक है, और मधुमक्खी के बारे में भी अपने एक पूरी क्लास डाली हुई है कि जो एक नर मधुमक्खी होती है, मादा मधुमक्खियां होती हैं, नर मधुमक्खी को छत्ते से बाहर निकाल दिया जाता है, मादा मधुमक्खी जो होती है वो छत्ते पे पूरा राज करती है। तो दैनिक क्रियाओं में भी आप देख सकते हैं मादाएं राज कर रही हैं अपने घरों में, और नर जो होते हैं बेचारे एक तरफ कोने में पड़े रहते हैं। तो वो मधुमक्खियों की बात है, ठीक है ना, अपने घरों में इस बात का जिक्र मत कर देना, ठीक है ना, वरना लड़ाइयां हो जाएंगी। देखो शहद के बारे में पढ़ रहे थे, कहां मधुमक्खियों पे गए हो। देखो शहद, शहद जो होता है वो क्या होता है साथियों, एक प्राचीन जीवाश्म है। प्राचीन जीवाश्म का मतलब यह है कि वो मधुमक्खी का कभी न कभी अंश रहा था। अब देखो साथियों, एक आते हैं जहां से क्वेश्चन आते हैं, जहां से क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना होती है। एक आपको नाम दिखा हुआ मिलेगा, फॉसिल्स, दोबारा लिख देता हूं मैं, फॉसिल्स। क्या होता है फॉसिल्स? फॉसिल्स होता है साथियों जीवाश्म, जीवाश्म का अंग्रेजी नाम है फॉसिल्स। भाई हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, जीवाश्म बोलते हैं। तो कई बार ये पूछ लेगा कि फॉसिल्स की आयु ज्ञात करने के लिए और क्या कौन सी विधि का उपयोग करते हैं, तो आप बताएंगे कि कार्बन डेटिंग विधि का उपयोग करते हैं। ठीक है, फिर मैं लिखता हूं यहां पे नदियां। अब आप मेरे को बताइए, क्या नदी जीवाश्म है या नहीं है, बताने का प्रयास करें। नदी जीवाश्म है या नहीं है? बेनामी जी गुड इवनिंग सर जी, वेरी गुड इवनिंग। बेनामी जी आपका नाम तो है नहीं, आपको गुड इवनिंग। देखो, क्या नदियां जीव का अंश है? तो आप बताइए, किसी कहीं पे ये सुना है क्या कि भाई गाय ने बछड़े की जगह नदी को जन्म दिया है? कभी ऐसा होता है क्या? भाई पर्वतों से निकलती हैं बेचारे नदियां, तो ये किसी जीव का अंश नहीं है। तो इसका मतलब इस नदी की जो आयु है वो इस विधि से ज्ञात हम नहीं कर सकते। आपको बस एक क्वेश्चन ये करना है कि क्या ये पदार्थ कभी जीव का अंश रहा था। अब मेरे को आप बताइए, मैं लिख देता हूं यहां पे ईंट। बताइए, क्या ईंट की आयु इस विधि से ज्ञात कर सकते हैं क्या? भाई बताइए, क्या ईंट की आयु इस विधि से ज्ञात कर सकते हैं क्या? अब कहीं पे ऐसा सुना है क्या कि बकरी ने एक ईंट को जन्म दिया है, बकरी भी आई ईंट लाई, कभी सुने हो गए यहाँ? कौन सुने नहीं? तो ईंट जो होती है वो भी क्या है, आपका जीवाश्म नहीं है। ईंट जीवाश्म नहीं है ना, तो इसका मतलब इस विधि से ईंट की आयु ज्ञात भी आप नहीं कर सकते। फिर
आते हैं आपके पास, जैसे मैं बोल दूं कि पेट्रोल, तो क्या पेट्रोल की आयु इस विधि से ज्ञात कर सकते हैं? मैं यहां पे लिख दूं, अगर आप डीजल की आयु ज्ञात करें तो क्या आप इस विधि से कर सकते हैं? मैं लिख दूं यहां पे एलपीजी की आयु, मैं लिख दूं सीएनजी की आयु, तो क्या पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सीएनजी या जितने भी पेट्रोलियम पदार्थ हैं, क्या आप इनकी आयु इस विधि से ज्ञात कर सकते हैं? तो ये भूल कतई ना करें, ये सवाल कभी ना करें कि बकरी ने पेट्रोल को जन्म दिया, फिर बकरी मतलब भेड़ ने पेट्रोल को दिया होगा। प्यारे साथियों, क्या होता है कि ये जो पेट्रोल होते हैं, ये जो डीजल होते हैं, जितने भी पेट्रोलियम पदार्थ होते हैं, जितने भी क्या होते हैं, पेट्रोलियम पदार्थ होते हैं, ध्यान से समझना इस चीज को, यहीं से क्वेश्चन आते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से आते हैं। जो पेट्रोलियम पदार्थ होते हैं, होते क्या है पेट्रोलियम पदार्थ, ये समझिए। पुराने समय में हमने सुना है और हम पढ़ते भी हैं कि पृथ्वी उथल पुथल हुई थी, तो पृथ्वी के ऊपर चाहे वो कोई भी पदार्थ था, कोई भी मानव था, वो सारे के सारे पृथ्वी के लोक के अंदर समा गए थे। चाहे वो पेड़ पौधे थे, चाहे वो क्या थे, पेड़ पौधे थे, चाहे वो जीव जंतु थे। अब बताओ, जब पृथ्वी उथल पुथल हुई थी तब पेड़ पौधे जमीन के अंदर, जीव जंतु जीव के अंदर, चाहे वो हाथी है, गाय, भेड़, बकरी, ऊंट, लोमड़ी, बिल्ली, कुत्ता, जो भी है, कहां चले गए, धरती के अंदर चले गए। तो क्या मानव बाहर रहेंगे क्या? तो पृथ्वी के ऊपर जितने मानव थे वो भी पृथ्वी लोक के अंदर समा गए थे। अब क्या हुआ साथियों, हजारों सालों तक ये पड़े रहे, तो पेड़ पौधे जो थे, जो पेड़ पौधे थे वो किसके रूप में रूपांतरित हो गए? तो आप बताएंगे कि वो कोयले के रूप में रूपांतरित हो गए। किसके रूप में रूपांतरित हो गए? कोयले के रूप में रूपांतरित हो गए। और आप क्या देख रहे हैं, जीव जंतु, तो जीव जंतु जो हैं उनका भी कुछ ना कुछ तो बनेगा। भाई पेड़ पौधों का तो क्या बन गया, कोयला बन गया। अब जीव जंतु बोल तेरा क्या होगा, निकाल लिया, तो जीव जंतुओं का निकाला गया साथियों तेल। क्या निकाला गया? भाई इसी के अंदर मानव भी है, मानव भी तो जीव होता है। भाई कोई आपनो कोई कदिन कदी कोई पीढ़ी में कोई दादो रेड होगो, कोई पड़दादो लकड़ दादो, कोई इनकी तो रेड हुई है, तो वह भी पृथ्वी लोक का माइन चला गया। तो इसका मतलब यह हुआ कि इनसे क्या निकाला गया, तो इनसे बन गया साथियों पेट्रोलियम पदार्थ। क्या निकल गया इनका, इनका तेल निकल गया। बोले साथियों इन्होंने बाहर बड़ी आग डाली है, मतलब है ना, बोले नहीं बाहर बहुत आग डाली थी गए, अब हम तेल काट दो सगड़ा, तो आंगो के काटे जागो, आंगो काटे जागो तेल, कहेंगो कहेंगो जीव जंतु आंगो और मानव आंगो। तो जितने भी जीव जंतु हैं, जितने मानव हैं, जो भी जीव है, जो भी क्या है जीव है, उनसे क्या बन जाएंगे, आपके पेट्रोलियम पदार्थ बन जाएंगे। ठीक है, तो ये पेट्रोलियम पदार्थों की जो आयु है, अब आप देख लोगे कि पेट्रोलियम पदार्थों से हम क्या क्या प्राप्त करते हैं, तो पेट्रोल प्राप्त करते हैं, इन्हीं से हम डीजल प्राप्त करते हैं, इन्हीं से हम कोल तार प्राप्त करते हैं, इन्हीं से हम केरोसिन प्राप्त करते हैं। ठीक है, इन्हीं से हम क्या प्राप्त करते हैं साथियों, मोम। ठीक है, बी वैक्स जिसे बोल देते हैं। मोम दो प्रकार के होते हैं, पेट्रोलियम मोम भी होती है और एक मधुमक्खियों से भी मोम निकलता है। ठीक है, तो ये फिर आती है आपकी एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, फिर आती है आपकी सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो ये सारे जितने भी पेट्रोलियम पदार्थ हैं, जितने भी क्या है पेट्रोलियम पदार्थ हैं, वो कहां से प्राप्त होंगे, अपने को पेट्रोलियम पदार्थों से प्राप्त होंगे। इसका मतलब वो कभी न कभी जीव जंतुओं के अंश रहे थे, और जीव जंतु जो होते हैं वो क्या होते हैं, जीवाश्म होते हैं। इसका मतलब इन सभी चीजों की जो आयु है वो कौन सी विधि से ज्ञात कर सकते हैं, कार्बन डेटिंग विधि से ज्ञात कर सकते हैं। और कार्बन डेटिंग विधि के अंदर कार्बन के कौन से समस्थानिक का उपयोग किया जाएगा, तो C14 का उपयोग किया जाएगा। क्या किया जाएगा, C14 का उपयोग प्यारे साथियों किया जाएगा। तो ये है आपकी कार्बन डेटिंग विधि, कि क्या है प्यारे साथियों, आपकी कार्बन डेटिंग विधि। ठीक है, अब जो बच गए थे, कौन बच गया था, जैसे नदियां, पर्वत, पहाड़ आदि, वो सारी चीजें जो बच गई थी, उनके अंदर दूसरी विधि काम आती है। तो उनमें काम आती है प्यारे साथियों यूरेनियम डेटिंग मेथड। क्या काम आता है, यूरेनियम डेटिंग विधि। तो जितने भी मतलब जो जीवाश्म नहीं है, चाहे वो ईंट है, पर्वत है, पहाड़ है, नदियां हैं, उनकी जो आयु है वो आप यूरेनियम डेटिंग विधि से ज्ञात कर सकते हैं।
तो आज हमने क्या पढ़ा है, मैं आपको फिर से बता देता हूं। आज हमने परमाणु क्रमांक के बारे में पढ़ा है, आप बताएंगे कितना होता है। आज हमने द्रव्यमान संख्या के बारे में पढ़ा है, ठीक है। आज हमने इसका प्रतीक चिन्ह देखा था, फिर इसका हमने देखा था बंध कोण, फिर हमने इसकी देखी थी संयोजकता, एक हमने मेथड पढ़ा था लास्ट के अंदर, क्या पढ़ा था, कार्बन डेटिंग विधि वाला C14 वाला, और एक हमने इसके समस्थानिक यानी कि समस्थानिक क्या क्या चीज होती हैं, वो सारी चीजें अपन लोग यहाँ पे आज देख चुके हैं। तो इतने सारे ये 5 से टॉपिक्स हैं, आप इनको फटाफट रिवाइज कर लीजिएगा। और आगे जो है वो अपन लोग कार्बन को 2-3 पार्टों में डिवाइड करके पढ़ेंगे, उसका यौगिक रूप अलग पढ़ेंगे, उसको स्वतंत्र रूप से अलग पढ़ेंगे। तो प्यारे साथियों, मिलेंगे जल्द ही अगली कक्षा के अंदर। आज का जो अपना चैप्टर है, यानी कि आज जो अपनी चीजें हैं वो हम इतनी ही कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर प्यारे साथियों। प्रदीप R K बेनीवाल, धन्यवाद। आप सभी साथी लोग लाइव जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।